A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Student, today we are going to discuss remaining question answers and numericals of this chapter. As you know that some of the question answers and numericals we have discussed in our previous lecture. Now today's lecture is your remaining numericals and question answers. Question: for an answer to be complete, the unit need to be specified by. किसी भी आंसर को कंप्लीट करने के लिए एक यूनिट का स्पेसिफाई होना क्यों जरूरी है? यानी कोई भी आंसर, अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके एंड में यूनिट होना क्यों जरूरी है? इन शॉर्ट रन हम कह सकते हैं यूनिट हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर आपके सामने मौजूद है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्पेसिफाई बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट to successfully represent the value of physical quantity as well as individually either one is meaningless and incomplete. यानी हमारे पास जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका एप्रोप्रिएट यूनिट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उस फिजिकल क्वांटिटी की कंप्लीट मीनिंग को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, द मेजरमेंट इज 7 सेंटीमीटर। आपके पास 7 सेंटीमीटर की एक मेजरमेंट है। अब आप इजीली समझ सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर का मतलब है कि आपके पास एक लाइन है जिसको आपने ड्रॉ किया है और वो 7 सेंटीमीटर की लेंथ रखती है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्यों सॉल्व नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो उसका आंसर आपको सिंपल बुक में मिल जाएगा। वो एक डेफिनेशन है या कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप बुक में से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। हाउ मेनी रेडियन अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल? हाउ मेनी स्टेरेडियन अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फीयर? एक सर्किल के लिए कितने रेडियंस हम कैलकुलेट करते हैं, एक सर्किल कितने रेडियंस के बराबर होता है, और एक स्टेरेडियन स्फीयर के लिए कितने, एक स्फीयर जो है वो कितने स्टेरेडियंस के बराबर होता है। फॉर दिस सर्किल ऑलवेज 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री और स्फीयर 4 पाई स्टेरेडियंस आर इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर। यानी कि सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है, जबकि स्टेरेडियंस का सर्कमफेरेंस 4 पाई स्टेरेडियन के स्फीयर का सर्कमफेरेंस 4 पाई स्टेरेडियंस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर? हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस्ड? लीस्ट काउंट एरर क्या है और उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं? इट इज एन इंस्ट्रूमेंटल और रैंडम एरर रिलेटेड विद द प्रिसिशन। ये एक इंस्ट्रूमेंटल या रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर की एक टाइप है, ठीक है, जो कि प्रिसाइज वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि रिलेट करता है ये प्रिसाइज वैल्यूज से। लिमिट आर रेजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट may give different least counts in different measurements. हम किस तरह से इसको कम कर सकते हैं? अगर हम जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके प्रिसाइज वैल्यू को कम कर दें, यानी कि उसके लीस्ट काउंट को कम कर दें, तो हमारे पास ये एरर कम से कम हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि लीस्ट काउंट बेसिकली किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो पार्ट होता है जिसके ज़रिए से हम स्मॉलेस्ट डिवीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कम से कम हम कम से कम हम कितनी स्मॉल चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, वो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा ये लीस्ट काउंट स्मॉल होगा उतना ज़्यादा इसका एरर भी कम होता जाएगा। रिडक्शन ऑफ लीस्ट काउंट एरर, किस तरह से हम रिडक्शन कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसिशन कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर। हाई प्रिसाइज वैल्यू अगर है, यानी कि कम से कम ये कहते हैं या स्मॉलर वैल्यू अगर आपके पास मौजूद है लीस्ट काउंट की, तो हम कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट एरर जो है वहां पर रिड्यूस किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, why including more digit in answers does not make it more accurate? क्यों ज़्यादा डिजिट किसी भी आंसर में उसे एक्यूरेट नहीं बनाते? यानी कि आपके पास एक कैलकुलेशन है जिसमें आपने बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं पॉइंट्स के बाद, ठीक है, या आपके पास एक लार्ज कैलकुलेशन है उसमें बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं, तो वो एक्यूरेट क्यों नहीं बनाते उस पूरी कैलकुलेशन को? उसका आंसर, द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन हाउ द वैल्यू इज रिटन।
प्रिसाइज वैल्यू हमेशा आपके पास वैल्यू किस तरह से लिखी गई है इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है। राइटिंग अ रिजल्ट विद मोर डिजिट्स इंप्लाइज दैट अ हायर प्रिसिशन वाज अचीव्ड। अगर किसी भी रिजल्ट को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के साथ लिखा जाएगा तो वो उसकी प्रिसिशन को शो करेंगे। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंक्रीज एज द मेजर्ड वैल्यू गेट मोर प्रिसाइज एंड द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी गेट स्मॉलर। अगर आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू आपके पास मोर प्रिसाइज होती जा रही है। जबकि एक्यूरेसी ऑफ मेजर्ड वैल्यू रेफर टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू बी करेक्ट वैल्यू। एक्यूरेसी आपके पास सिर्फ एक ही चीज है कि आपके पास वो मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट या करेक्ट वैल्यू के कितना करीब है। प्रिसाइज होना अलग चीज है, एक्यूरेट होना अलग चीज है, और ये चीज हमने काफी डिटेल में डिस्कस की थी प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ टू क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशन is it possible to multiply and divide? Can we add or subtract them? क्या दो क्वांटिटीज जो कि डिफरेंट डायमेंशन रखती हैं क्या पॉसिबल है कि इनको डिवाइड किया जा सके, मल्टीप्लाई किया जा सके या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सके? इफ a and b are two different quantities then a dot b is equal to करेक्ट ऑप्शन ऑपरेशन। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं a डिवाइड b, करेक्ट ऑपरेशन, हम उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। बट a प्लस बी एंड a माइनस बी इनकरेक्ट ऑपरेशन, हम उनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फोर्स एंड वेलोसिटी, दोज आर डिफरेंट क्वांटिटीज क्योंकि इनकी डायमेंशन दोनों डिफरेंट हैं, दोनों की नेचर डिफरेंट है। फोर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं वेलोसिटी से, वेलोसिटी को डिवाइड कर सकते हैं फोर्स से। ठीक है, एफ मगर फोर्स और वेलोसिटी को ना तो आप प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की नेचर डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, द ह्यूमन पल्सेस एंड द स्विंग ऑफ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, व्हाई आर दे नॉट ऑफन यूज्ड? ह्यूमन पल्सेस, जो भी पल्सेस होती हैं ह्यूमन की, और स्विंग ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम के स्विंग करने का जो टाइम पीरियड है उसे हम क्यों टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज नहीं कर सकते? फॉर स्विंग पेंडुलम इट कैन नॉट बी यूज ड्यू टू द सेवरल रीजन। कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज नहीं करते। पहली रीजन क्या है आपके पास? लेंथ ऑफ पेंडुलम में चेंज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। लेंथ ऑफ पेंडुलम को चेंज किया जा सकता है टेम्परेचर की चेंज की वजह से, यानी कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो पेंडुलम की लेंथ पे भी इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू द हीट और टेम्परेचर। सेकंड, इट वेरीज विद जी एंड जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। सेकंड जो चीज आती है टाइम पीरियड का, अगर आप फॉर्मूला देखते हैं सिंपल पेंडुलम का तो वो होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल L ओवर G। तो जो दो चीजें जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है दोनों वेरी कर सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड और पोजीशन। तो G भी आपके पास यहाँ पर चेंज हो सकता है, L भी चेंज हो सकता है, इस वजह से हम यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को एज अ टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। सिमिलरली ह्यूमन पल्सेस भी डिफरेंट कंडीशंस या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर हम खड़े हैं तो हमारी पल्सेस रेट कुछ और होगा, बैठे हैं तो कुछ और होगा, और अगर हम दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं तो उस वक्त हमारी पल्स रेट कुछ डिफरेंट होगी जिसकी वजह से हम उसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड नोट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इज दैट इक्वेशन अ राइट इक्वेशन? क्या अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो राइट इक्वेशन है या नहीं है? If an equation is dimensionally correct, it does not mean that the equation must be true. ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो। Dimensionally analysis is a technique used to check whether relationship is correct or not. तो डायमेंशन को रिलेशनशिप को चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि वो रिलेशनशिप बराबर है या नहीं है, वो करेक्ट है या नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राइट और रॉन्ग इक्वेशंस को भी ये कहते हैं आपके पास डिटरमाइन करे। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला यूज किया एम वी स्क्वायर। डायमेंशनली अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और सेकंड तरफ जो आपके पास सेकंड इक्वेशन जो लिखी हुई है जिसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर है
उसकी भी डायमेंशन ml² t-2 आएगी। लेकिन फर्क क्या है कि आपके पास डायमेंशन कांस्टेंट वैल्यूज को नहीं लेता, ठीक है, जबकि हमारे पास जब फॉर्मूले की बात करते हैं हम किसी भी वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो वहां पर उस कांस्टेंट को भी इंक्लूड किया जाता है और कांस्टेंट की भी एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस वहां मौजूद होती है। सो from equation 1 and 2 it is clear that if an equation is dimensionally correct it does not mean that the equation must be true. Now moving towards numericals. Question number 2, the length of pendulum is 1.5 plus minus 0.01 meter and the acceleration due to gravity is taken into account as 9.8 plus minus 0.1 meter per second square. Calculate the time period of simple pendulum with uncertainty in it. एक सिंपल पेंडुलम आपके पास गिवन है जिसकी लेंथ गिवन है उसकी अनसर्टेन वैल्यू के साथ जो कि 0.01 मीटर है और उसकी ग्रेविटी मौजूद है जो कि 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि इसकी अनसर्टेन वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ गिवन है। आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट करना है और उस टाइम पीरियड के साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करनी है। अकॉर्डिंग टू द डेटा लेंथ आपके पास गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास गिवन है। हमें यहाँ पे जो चीजें फाइंड करनी है वो है आपके पास पेंडुलम का टाइम पीरियड विद इट्स अनसर्टेनिटी जो कि डेल्टा टी है आपके पास। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ विच इज डेल्टा एल ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 100। हम यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। दोबारा यहाँ पे गिवन है कि लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ यानी कि अनसर्टेन वैल्यू ऑफ लेंथ को डिवाइड कर देते हैं एक्यूरेट वैल्यू ऑफ लेंथ से और जो उसकी अनसर्टेन वैल्यू है 0.01 उसको डिवाइड कर दिया हमने 1.5 से और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है लेंथ की वो आ जाती है 0.66%। देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ग्रेविटी इन डेल्टा जी ओवर जी मल्टीप्लाई बाय 100, so we get 0.1 divided by 9.8 multiplied by 100 and which is equals to 1.020%. Now formula for the time period of simple pendulum, t is equals to 2 pi radical L over g और t is equals to 2 pi radical L over g power half। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं टाइम पीरियड की वैल्यूज को पुट की फॉर्मूले में हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.5 सेकेंड्स। नाउ अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं या इन टाइम पीरियड, तो वो आपके पास आ जाएगी t इज इक्वल टू हाफ यानी जो भी पावर होती है वो आपके पास मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ग्रेविटी, दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई किया हाफ से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आती है 0.8%। तो आपके पास यहाँ पर जो टोटल आंसर होगा यानी कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विद इट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल्स टू 2.5 प्लस माइनस 0.8%। Now question number 3, determine the area of rectangular sheet with length L plus minus delta L which is equals to 1.50 plus minus 0.02 meter and width W plus minus delta W which is 0.20 plus minus 0.01 meter. Calculate the area A plus minus delta A। आपके पास एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है वो कैलकुलेट करनी है जिसकी लेंथ और विड्थ आपके पास गिवन है। डेटा के मुताबिक लेंथ आपके पास गिवन है, विड्थ आपके पास गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है एरिया विद इट्स अनसर्टेन वैल्यू। सबसे पहले हम एरिया की एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि बराबर है लेंथ इनटू विड्थ के। एरिया इज इक्वल टू 1.5 इनटू 0.20 और आपके पास एरिया आ जाएगा 0.30 मीटर स्क्वायर। नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया डेल्टा एल ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 100, so we get 1.33% and uncertainty in width also delta W over W multiplied by 100 and we get 5%. Total uncertainty in area,
जब टोटल अनसर्टेनिटी हम फाइंड करते हैं तो वो आपके पास आती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ। वो आपके पास जब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 6.33%। Now absolute uncertainty area is 6.33 divided by 100 multiplied by 0.30, जो कि आपके पास approximately 0.02 मीटर स्क्वायर के बराबर आती है। सो द आंसर विल बी 0.30 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू विद इट्स अनसर्टेन वैल्यू। ये आपके पास टोटल रेक्टेंगुलर एरिया शीट का एरिया आ जाएगा। Question number 4. Calculate the answer up to appropriate number of significant figure. 246.24 plus 238.278 plus 98.3. After adding this all values, we get 582.818, which is equals to 582.8. By the rule, in addition or subtraction, answer should be up to the least decimal places according to the given data. जो भी हमारे पास नंबर यहाँ मौजूद हैं उनमें से डेसिमल के बाद जो लीस्ट वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हुई है, हमें वहां तक उसे लीस्ट वैल्यू जो भी आपके पास यूज हो रही है, हमें वहां तक ही डेसिमल के बाद की वैल्यूज को यूज करके आंसर लिखना है। तो हमारे पास जो आंसर है वो 582.8, यानी आपके पास जो गिवन डेटा था उसमें सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे लीस्ट वैल्यू जो थी डेसिमल के बाद वो 98.3 की थी। तो हमने यहाँ भी पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट यूज किया और हमारे पास टोटल आंसर 582.8 आ गया। इसका जो डी पार्ट है उसको हमने सॉल्व किया है 112 मल्टीप्लाई बाय 0.456 डिवाइड बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 120। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा आपके पास 0.13, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले ब्रैकेट को, फिर सेकंड ब्रैकेट को, उसके बाद दोनों के आंसर्स को डिवाइड किया तो आपके पास अप्रोक्सीमेट जो आंसर आया वो आया 0.13। जो रूल है हमारे पास इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर शुड बी इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द डेटा। हमें हमेशा उस वैल्यू तक का आंसर लिखना होता है जो डेटा के अंदर सबसे लीस्ट वैल्यू होती है सिग्निफिकेंट फिगर की। तो यहाँ भी हमने 0.13 वैल्यू यूज करी जो कि आपके पास लीस्ट वैल्यू है डेटा के मुताबिक। नाउ होम टास्क, आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट बी सी एंड ई आपने सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 5 को आपने अपने घर पे सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि आपको ये जो लेक्चर है यानी न्यूमेरिकल्स हैं किस हद तक समझ में आई हैं और आप इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, this is your today's lecture. If you feel any problem or if you face any trouble, you can ask me on my WhatsApp number or through Google Classroom. Thank you again.